हे हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। आई एम माहरुख और आज जो हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इकोनॉमी। और इकोनॉमी का जो मेजर कंसेप्ट्स हैं आपके वो डिस्कस होंगे इस लेक्चर में। सो द कंसेप्ट्स जो आप सब डील कर रहे होंगे एंड यू मस्ट बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट, है ना। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं बिकॉज इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर लेट मी टेल यू, इकोनॉमी टफ नहीं है, टेक्निकल जरूर है। अगर बेसिक्स को पकड़ लोगे, बेसिक्स को समझ लोगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो इकोनॉमी के प्रति यूज होती है उसे एक बार अगर कोई अच्छे से समझा दे या समझ आ जाए तो इकोनॉमी विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू। सो टुडे हमारा एक मैराथन सेशन है, ठीक है, जिसमें हम मेजर कंसेप्ट्स को इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे, लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपकी फिस्कल पॉलिसी, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, plus the previous year questions, but not the previous year questions of सब इंस्पेक्टर और जेके पीएससी। हम सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूपीएससी के, ठीक है। एंड आई टेल यू व्हेन विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन कि हम क्यों कर रहे हैं। सो ठहराव से, आराम से इस इकोनॉमिकल लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। एंड मनी इन बैंकिंग, द चैप्टर विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी डिफिकल्ट वन बिकॉज टेक्निकल चैप्टर है। इसके जो अल्फाज टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज हो रही है इसे हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है ताकि कोई 10th ग्रेड का बच्चा भी जिसने इकोनॉमी की किताब आज तक नहीं ओपन की है उसे भी समझ आ रहा है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो आज हम मनी एंड बैंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जिस पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है और जिस पॉलिसी को आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी सुना है, मॉनेटरी पॉलिसी। कहने को तो ये बड़ी टेक्निकल सी है ना, बिकॉज नॉर्मली लेमैन इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एग्जैक्टली इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक बेसिस पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मेरे दोस्तों, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। सो एज यू नो इकोनॉमी की दो डिविजन्स होती हैं, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। हम लोग क्यों नहीं बेसिक से, हम लोग बिगिनर्स से क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज आपका जो सिलेबस है ना वो बड़ा उल्टा पुल्टा है जो एसआई का सिलेबस है। हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट दिया हुआ है विदाउट द कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, जो मेजर उसके कंसेप्ट्स हैं वो दिए ही नहीं है। सो उसमें से छांटना या उसके क्वेश्चंस देखना कि कौन से आते हैं या कौन से आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो दैट इज व्हाट द जेकेएसएसबी इज मशहूर ऑफ। सो ये कंसेप्ट डेफिनेटली, ये जो लेक्चर है दो आपके सब सिलेबस में मेंशन आउट नहीं है बट क्वेश्चन जरूर पुट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आरबीआई, मॉनेटरी, फिस्कल, ये नॉर्मल कंसेप्ट्स हैं जो हर किसी को, इवन कि लेमैन को भी पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि ये टर्म्स कौन सी हैं। तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो एक कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट है। ये डिजाइन कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो कंट्री की होती है वो इसको डिजाइन करती है। और हमारी सेंट्रल बैंक कौन है, हमारी सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलें आगे। क्या हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी, हमें हेल्प करता है कि हम रेगुलेट कर सकें मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड इंटरेस्ट रेट। आराम आराम से हम लोग इन मुद्दों पर भी आएंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे इंक्रीज करेंगे, कंजम्पशन क्या, मनी सप्लाई। देखो एट द एंड जितनी भी पॉलिसीज रिलेटेड टू इकोनॉमी होंगी वो किसके साथ, इनका मेजर फोकस क्या होगा, इस पर उनका फोकस रहेगा, दैट इज योर मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई अगर तो डिक्रीज कर दे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मनी सप्लाई आरबीआई इंक्रीज कर दे तो इन्फ्लेशन को वो लोग इंक्रीज मतलब डिफ्लेशन तक जा सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट जो हम समझेंगे और आहिस्ता से हम बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई रेगुलेट करता है। पर आपको अभी इतना कंसेप्ट आना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मेरे दोस्तों, तो एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो डील करता है रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई के साथ। हो गई बात खत्म, आगे बढ़ो। इंडिया का सेंट्रल बैंक, सो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, जस्ट अ मिनट। ओके, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसने अपनी फंक्शनिंग कमेंस की थी ऑन अप्रैल 1, 1935 से, राइट। समझने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। सो जो प्रोविजन अंडर आरबीआई एक्ट 1934 है वो कहता है कि एक गवर्नर होगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक है। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है और आराम से गूगल से मिल जाएगा ये आंसर। सो कौन है गवर्नर, हमारे प्रेजेंट
गवर्नर कौन है आरबीआई के? सो जो आरबीआई एक्ट है 1934 वो कॉम्पोजिशन बता रही है कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, आपने देखा होगा जम्मू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक देयर इज अ ऑफिस, यू मस्ट हैव सीन, इफ आई एम राइट, बहु प्लाजा के बिल्कुल आसपास, राइट? सो दैट इज वो आरबीआई का ऑफिस है जो सेंट्रली जम्मू कश्मीर में गवर्न करता है। सो अंडर प्रोविजन आरबीआई एक्ट 1934 में एक गवर्नर होगा और 4 नॉट मोर देन सब मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स होने चाहिए। जो कौन अपॉइंट करेगा मेरे दोस्तों? इनकी अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये देखो यार, जेकेएसएसबी का जो नया पैटर्न है ना, ये स्टेटमेंट्स है, और स्टेटमेंट कैसे बनती हैं? ऐसे बनती हैं कि जो आरबीआई का गवर्नर है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1934, आरबीआई के सबसे ऊपर एक चेयरमैन बैठता है, दैट इज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई, और उसके बाद आपको डिप्टी गवर्नर चाहिए, बट नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर से ज्यादा आपको गवर्नर्स नहीं होने चाहिए। और ये अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ये कोई इलेक्शन नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये कोई प्राइम मिनिस्टर वाले डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, ये अपॉइंटमेंट, ये इलेक्शन नहीं है, ये अपॉइंटमेंट की जा रही है। कौन अपॉइंट कर रहा है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, राइट? इंडिपेंडेंट अपेक्स मॉनिटरी अथॉरिटी है ये। सबसे ऊंची जुडिशरी अथॉरिटी इंडिया की कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊंची एपेक्स मॉनेटरी आपकी अथॉरिटी कौन सी है? दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? और इस लेक्चर में हम फोकस ये करेंगे कि आरबीआई के फंक्शनिंग क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये इंडिपेंडेंट है, जस्ट लाइक जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, बट यहां पर एक चीज कैच लेना जरूर, जुडिशरी का मेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। आरबीआई या ये सेंट्रल एपेक्स जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, इसका जिक्र आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड आउट नहीं है, ठीक है? सो ये इंडिपेंडेंट एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फंक्शंस पे आ जाते हैं। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है? सो व्हाट दे डू इज दैट दे इशू बैंक नोट्स। आपके जो बैंक नोट्स हैं, डू आई हैव अ बैंक नोट? लेट मी शो यू। दो आज डिजिटल मनी का टाइम है, so bank notes are very, I don't know whether I have a bank note or not, but nahi, just a minute, yeah, so I have a 10 rupee का बैंक नोट with me, ठीक है? I just hope ये visible है। और इस बैंक नोट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पे 10 रुपए की डिनोमिनेशन है, ये हमारा एम्बलम है, ये हमारे बापू हैं, और यहाँ पर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और यहां पर आपके गवर्नर जो हैं उनका सिग्नेचर है विद द एम्बलम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यहां पर आप प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज। सो यहां पर और विद द सिग्नेटरीज हैं आपके गवर्नर के। सो दिस इज ये आरबीआई ये काम करती है, ठीक है? आरबीआई मतलब आपका इश्यू करती है क्या? बैंक नोट। सो इश्यू ऑफ बैंक नोट इज डन बाय करेंसी नोट, जितने भी कंट्री में रूल आउट होते हैं वो आरबीआई करती है। सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़कर जो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। कैच कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी टेक्निकल चीज है। हर जो आपका करेंसी नोट है जो सर्कुलेट होता है हमारी कंट्री में, वो इशू करती है हमारी एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अलावा सिर्फ 1 रुपए का जो नोट है वो इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो आरबीआई इशू नहीं करती है, ठीक है? तो स्टेटमेंट यहां पर भी एक बन जाती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है? सो आरबीआई का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये बैंकर होती है टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी अपनी स्कीम चलाने के लिए या जो प्रोमिसेस करती है वो गवर्नमेंट लोगों के साथ, उनके लिए ऑब्वियसली यार हर किसी फंडिंग की जरूरत होती है। तो आरबीआई जो होती है वो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स की बैंकर का काम करती है, उन्हें पैसे लेंड आउट करती है, उन्हें फंडिंग में मदद करती है। ये क्वेश्चन उठा भी है यूपीएससी के, आई डोंट नो विच ईयर बट डेफिनेटली इट हैज बीन आस्क्ड बाय द यूपीएससी। जिन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर है। दूसरा,
आपके जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी आपका जो फंड हो गया, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, दैट इज डन बाय हमारी RBI रिप्रेजेंट करती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। चौथा फंक्शन जो RBI का है, दैट इट इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है बिकॉज हमने ट्रेड पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है ना, ये एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट करके जो BOP का कंसेप्ट है, ये ट्रेड में आता है। तो ट्रेड जब पढ़ोगे तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट पता चलेगा। करती नॉर्मल अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में बोलो कि RBI क्या कर रही है यहां पर, वो कुछ नहीं कर रही है, वो जो फॉरेन करेंसी है उसको कस्टोडियन है, उसका कंट्री का जो फॉरेन करेंसी है उसका कस्टोडियन कौन है, RBI है। नेक्स्ट, RBI, फिफ्थ फंक्शन ऑफ RBI, इट्स अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कुछ नहीं बचता तो अब RBI के पास जाते हैं और पैसा लेते हैं। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ, ये हर किसी की जिंदगी में भी होता है ना कि एक फिनांशियल अगर कोई भी डिफिकल्टी उसे आती है तो एक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवन कि आपका तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपके लिए तो बड़ा इजी है कि यू कैन जस्ट गो टू द बैंक, बैंक विल गिव यू लोन, दैट इज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आपके लिए वो करेगा। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट गवर्नमेंट के लिए या किसी भी बैंक के लिए, लेंडर अगर कोई लास्ट रिजॉर्ट, उन्हें समझ नहीं आ रहा है इस डिफिकल्टी से बाहर कैसे निकलना है, इस फाइनेंशियल क्रंच से बाहर कैसे निकलना है, तो वो किसके पास जाएंगे, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। नेक्स्ट चले, रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स एंड NBFC, इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमिटीज है, इसे भी हम बाद में समझेंगे। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका कैश रिजर्व, ये CRR आएगा यहां पर, कैश रिजर्व रेशियो, जो आगे वाले स्लाइड्स में हम कंसेप्ट जरूर समझेंगे। सो RBI की ये फंक्शंस है, ये कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का कमर्शियल बैंक्स का, राइट। चले आगे, चले UPSC 2021 आ गया, ओके। सो नाउ आई टेल यू व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट UPSC के PYQs को। हम तो एग्जामिनेशन दे रहे हैं JKPSI का, ठीक है, तो हम UPSC 2021 के क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी जब मैंने कांस्टेबल के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, सो आई टोल्ड द स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन कि लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सब एक ही होते हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए या आपका बेसिक एक बार एक आपको समझ आ जाए ना कि ये वर्ड या हाउ इट इज वर्किंग, तो कोई भी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन टफ नहीं रहता। चाहे नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, इट डजंट बिकम, इट इज नॉट डिफिकल्ट इनफ। सो SI के टाइम पर व्हाई आई एम डिस्कसिंग UPSC 2021 कि जो कंसेप्ट तुम्हें SI में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि इवन कि UPSC वाला कैंडिडेट भी उन कंसेप्ट्स के साथ ही जूझेगा, ठीक है, वो भी उतना ही पढ़ेगा, उतना ही पढ़कर जाएगा टू क्लियर आउट दीज PYQs। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग UPSC के 2021 का PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन है। पूछता क्या है, इन इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है, मैंने बता भी दिया आपको शायद। इसका मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शन अभी हमने फंक्शनरीज ऑफ RBI पढ़े, उसमें हमने अभी डिस्कस किया मेरे दोस्तों कि सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। ये पूछ रहा है कि इसका एग्जैक्टली फैक्चुअल मतलब है क्या। क्या इसका मतलब कि वो लेंड करेगा ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऐसा है मतलब, या इसका मतलब है कि वो लिक्विडिटी देगा बैंक्स को ड्यूरिंग टेम्पररी क्राइसिस, या लेंड करेगा टू गवर्नमेंट टू फिनेंस बजटरी डेफिसिट्स। सो आपको क्या लगता है, क्या ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडीज को वो देगा? नहीं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि अगर कोई टेम्पररी क्राइसिस है, कोई डेफिसिट आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट को आ रहा है या कमर्शियल बैंक्स को आ रहा है, तो इस क्राइसिस के टाइम पर, इस फिनेंशियल क्रंच के टाइम पर आप कहां जाएंगे? आप RBI के पास जाएंगे। तो ऑप्शन 2 एंड 3 बिकम्स द राइट वन। सो आपका ये जो C ऑप्शन है ये क्लियर हो गया। ये है 2021 का UPSC का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, एक और क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ RBI
कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हमने बतानी है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं और इवन कि देखो मेरे दोस्तों JKSSB का पैटर्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेटमेंट्स का लेवल नीचे ऊपर है बट पैटर्न यही है। स्टेटमेंट दे रहे हैं, सीधे ऑप्शंस नहीं पूछ रहे, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को जितना अटेम्प्ट करोगे उतना तुम्हारा हाथ ये इन चीजों पे अच्छे से बैठेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो गवर्नर ऑफ RBI क्या अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ करती है, करती है, बिल्कुल करती है। Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है? तो अगर इंडियन पॉलिटी बड़ी प्यारी तरीके से पढ़ी है और अच्छे से पढ़ी है तो वो ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो सच प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय संविधान में RBI से रिलेटेड ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हमारे पास कोई प्रोविजन ही नहीं है RBI के रिलेटेड in our constitution. So the option number 2 is completely untrue, wrong है। The governor of RBI draws his power from the RBI Act. Yes, RBI Act 1934 से, वही एक्ट से जो गवर्नर ऑफ RBI है वो गवर्न करता है, ड्रॉ करता है अपनी पावर। So option number 3 becomes the truest one. So first and the third is the right one, whereas the second is the wrong option. Is it clear? Is it easy? हो गया आसान? तो UPSC 2021 का आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। चलो आगे, UPSC 2022 में क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछ रही है। देखो अभी हमने कितना ही पढ़ा, हमने सिर्फ पढ़ा RBI और RBI के फंक्शनरीज, और इसमें हमारे 3 PYQs UPSC के निकल गए। तो कितना आसान है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का भूत निकालेंगे, ठीक है। तो आज के फांडा जो हो रहा है इस लेक्चर में, उससे हमारा जो इकोनॉमी के रिलेटेड भूत है वो निकल जाएगा। चलो UPSC 2022 में क्या क्वेश्चन पूछता है? भारत में इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन क्या होती है? जब प्राइस हाइक होती है, आपके प्याज टमाटर 120 किलो, हाँ आपके मटर 120 रुपए हो गए किलो। सो ये इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज हो रही है। कहाँ? आज के टाइम पर जब आप लोग मेथी और मटर की सब्जी खाते थे और बहुत पसंद करते थे, और उस टाइम पर आज का बिल्कुल सीजन जो है ना पीस का, दैट इज मटर का जो सीजन है, उसमें 20 रुपए किलो मटर होते थे। बट बिकॉज ऑफ द क्रॉप डेफिसिट है कि देयर इज अ राइज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, आज जो मटर बिक रहे हैं मंडी में दैट इज 120 रुपए किलो। तो देयर इज एन इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेमेशन होती है स्वेलिंग, इन्फ्लेशन है प्राइस राइज। तो प्राइस राइज है, ठीक है, समझ आई मेरी बात? प्राइस राइज है। तो भारत में कौन रिस्पॉन्सिबल है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बाय कंट्रोलिंग? कौन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है? हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये देखो हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट सही तरीके से हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं कि टूल्स क्या क्या हैं RBI के पास इस पैसे को कंट्रोल, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट जो अधिकार है या जो अथॉरिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, प्राइस वो स्टेबल करती है, वो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? आपका सेंट्रल बैंक है। क्या है लास्ट में इसका क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द एपेक्स मॉनिटरी अथॉरिटी। इजी। तो 2022 का UPSC भी आपने क्लियर कर लिया। हो गई बात खत्म। चलो आज अब हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं, क्या इसका रोल है, कौन कौन सी इसकी कमेटी भी है, उसको हम प्रॉपरली, अब इसमें जो भी कंसेप्ट्स है ना उसको प्रॉपरली, और अपना एक पेन और कॉपी पकड़ लो और प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि वंस you will catch these concepts, the economy will become very easy to tell you. I am telling you again, ठीक है। चलो, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी से RBI क्या करती है? आपकी प्राइस को स्टेबल करती है, इन्फ्लेशन के ग्रोथ को रोकती है, इनफैक्ट मनी सप्लाई इंक्रीज करके डिफ्लेशन भी करती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जॉब क्रिएट करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल्स, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या है? ये 3 रोल है, मेजर जो 3 रोल है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो है प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। तो व्हाट आर द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? सो देयर आर 2 टूल्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी। 2 टूल्स हैं आपके पास, हथकंडे हैं मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए मेरे दोस्तों। एक है क्वांटिटेटिव,
दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? द मेजर्स दैट अफेक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब मनी इन द मार्केट, मनी इन द मार्केट। मनी इन द मार्केट को क्रेडिट मतलब पैसा दोगे तो मनी इन द मार्केट फैलेगी। देखो बैंक को आरबीआई पैसा देगी तो बैंक क्या करेंगे? लोन ज्यादा से ज्यादा देंगे। लोन लोग लेंगे तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई, पैसा घूमेगा मार्केट में, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वांटिटेटिव जो टूल है वो ये सब करती है। क्वालिटेटिव क्या करती है? ये देखती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बोरोवर्स के अमंग कितना है, कौन कौन से हमारे बोरोवर्स हैं और हमारा क्रेडिट मनी सप्लाई किन किन बोरोवर्स के अमंग है। तो ये आइडेंटिफाई करती है कि बोरोवर किन किन ने हमसे पैसा, किस किस ने हमसे पैसा लिया। सो अभी जो मेजरली हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स। चलें स्टार्ट करें। ओके, क्वांटिटेटिव टूल्स इसमें आ गए ये आपके मेजर हथियार, हाँ, जो हर इकोनॉमी के वर्ड्स देखकर डर लगता है। रेपो, रिवर्स रेपो, दैट इज रिवर्स रेपो, इट इज रेपो, इट्स नॉट रिपोर्ट। रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, LAF, ये सब। तो ये वर्ड सुनकर ही थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली यार डर लगता है पहली बार जब आप सुनेंगे ये वर्ड्स, तो एक थोड़ा सा हल्का सा, एक थोड़ा सा एक शिवर सा आपके उस स्पाइन में जाती है। बट आई एम टेलिंग यू एंड आई एम मेकिंग श्योर once you're gonna attend this lecture, these words will become a बाएं हाथ का खेल for you. Open market operations, reserve ratios like SCRR and SLR. ये देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये क्या है, राइट? सो डोंट घबराओ, जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग टू टीच यू, व्हाट आई एम टीचिंग यू एक्चुअली। अभी हम डिस्कस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ये CRR क्या होता है। और आपने जरूर CRR अपने न्यूज़पेपर्स में या करंट अफेयर्स में देखा होगा। देखो CRR, ठीक है, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज दिस? कैश रिजर्व रेशियो। नाउ मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूं। आप एक इंसान है, आप एक बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल से एनी बैंक, SBI, येस बैंक, HDFC, कोई भी बैंक के पास, पंजाब नेशनल, कुछ भी बैंक के पास आप गए। आपने कहा मैं 100 रुपया आपके बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है और मैं बैंक में डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। बैंक ने आपका 100 रुपया जरूर डिपॉजिट किया, ठीक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना है, लालच देनी है और उसने आपका 100 रुपया डिपॉजिट किया। बट बैंक जो है, अब उसके पास 100 रुपया आ गया है ना, डिपॉजिट पैसा 100 रुपया उसके बैंक में आ गया। अब वो क्या करेगा? वो 100 रुपए में से समझ लीजिए कुछ रेशियो, कुछ CRR, कुछ पैसा, 100 रुपए में से कुछ पैसा RBI में डिपॉजिट करेगा। देखो ना, कमर्शियल बैंक के ऊपर उनका बाप बैठा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी वो RBI में डिपॉजिट करेगा, राइट? और जो बाकी का पैसा होगा वो लोन्स की तरह बाकियों को मनी सप्लाई करेगा ना, बाकियों को देगा। फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी खरीदनी है, थार रॉक्स खरीदनी है और मेरे पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो मुझे लोन निकालना है, तो मैं बैंक के पास आती हूँ, नॉक नॉक करती हूँ, SBI मुझे लोन दीजिए। तो SBI जो इस इंसान का 100 रुपया डिपॉजिटेड है ऑन द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज वो क्यों करेगा कोई भी डिपॉजिट, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो RBI जो SBI है वो उस पैसे में से मुझे कहेगी अच्छा बेटा ये ले, लोन ले ले, ठीक है, मुझे भी इंटरेस्ट रेट देना है SBI को, बट मुझे लोन देगी। तो 96 रुपीज, 100 रुपए में से 96 रुपीज जो ये SBI है ये लोन्स की तरह हम लोगों को देगी। और 4 रुपए, जो 4 रुपए बच गए, 100 में से 96 गया तो 4 रुपए, तो ये जो 4 रुपए है ये इसको डिपॉजिट करवाने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना SBI और RBI के बीच में, ये 4 रुपए की, इसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आई समझ? मैंने क्या कहा? एक बंदा गया SBI के पास
देखो 100 रुपए की तो मुझे लगता है हजम नहीं हो रही, 100 करोड़ बोल देते हैं। वो कहता है कि डिपॉजिट कर दो मेरे 100 करोड़। तो एसबीआई ने कहा खुशी खुशी हाँ क्यों नहीं। तो एसबीआई ने वो 100 करोड़ तो डिपॉजिट करेगा, पर उसको कुछ उसमें से रिजर्व रेशियो आरबीआई को देनी है, और उस रिजर्व रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट देख लीजिए। Specified portion of net demand and tied liabilities that a bank has to keep with RBI is known as cash reserve ratio. But इसमें जैसे कि इस इंसान को 100 रुपया जब इसने एसबीआई में दिया, तो इसको एसबीआई क्या दे रही थी वापस, इसको एसबीआई क्या दे रही थी वापस से, अरे इसको एसबीआई क्या दे रही थी वापस से, जब ये जो आदमी है इसने जो 100 रुपया दिया एसबीआई को, तो इसको भी तो एसबीआई इन रिटर्न कुछ दे रही होगी। तो एसबीआई इसको इन रिटर्न क्या दे रही थी, इंटरेस्ट दे रही थी। ठीक है, यहां पर एसबीआई आरबीआई को पैसा दे रही है ना, 4 रुपए दे रही है, पर इसमें एसबीआई को कोई लाभ नहीं है, कोई इंटरेस्ट आरबीआई नहीं दे। सो हियर द बैंक डजंट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता इस अमाउंट पर। हो गया। सो इंक्रीजिंग सीआरआर रिड्यूसेस लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। सी हाउ, अगर आरबीआई इस सीआरआर को बढ़ा दे, से समझो, आराम से समझो, मुझे आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि फर्स्ट टाइम ये जो चीजें हैं ये कैचअप नहीं होती, पर इसको आराम से समझो। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने स्कीम निकाली, मतलब पॉलिसी सीआरआर, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, ये चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये चेंज होता रहता है। तो आरबीआई ने कहा कि यार ये सीआरआर जो है ना, मैं 5% करने लगा हूं, 4% नहीं 5%। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब मतलब जो आरबीआई है उसने कहा कि सीआरआर दैट इज द कैश जो रिजर्व रेशियो है वो मैं 5% या 6% कर रहा हूं, 5% या 6% कर रहा हूं। तो अब क्या आरबीआई कहे, अब क्या एसबीआई कहेगी ना, व्हाट एसबीआई क्या करेगी अब इस केस में? इस केस में एसबीआई क्या करती है कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसमें यहां पे कोई चेंज इस व्यक्ति और इस एसबीआई के बीच में कोई चेंज नहीं होगा। इस व्यक्ति ने 100 रुपया इस बैंक को दिया, एसबीआई को दिया, और एसबीआई अब क्या करेगी कि 100 रुपए में से 5 रुपए डिडक्ट कर लेगी। तो 95, जहां पे वो 96 रुपए लोन दे रही थी, अब वो 95 रुपीज लोन देगी, बट वो आरबीआई को अब कितना देगी, 5%, 5 रुपए दे रही है। तो सीआरआर, इससे क्या हो गया कि पैसा डिक्रीज हुआ मार्केट में। हाँ, जहां 96 रुपीज एसबीआई आपको लोन दे रही थी, अब उसको 95 ही आपको लोन देना है। तो मैं जितना आरबीआई सीआरआर बढ़ाने लगेगी, उतना मनी सप्लाई इन द मार्केट विल गेट डिक्रीज्ड। ठीक है, एसबीआई 95 दे रही है सिर्फ लोन, तो एसबीआई क्या करेगी कि अपने ना चेंज करती रहेगी, कभी कहेगी प्राइवेट वालों को नहीं देना, गवर्नमेंट को देना, मतलब अपनी फंक्शनरीज, क्योंकि पैसा ही उसने उतना ही लेंड करना है। राइट, समझ आ रही है, उतना ही उसने लेंड करना है। सो जो एसबीआई है वो 95 दे रही है। सो सीआरआर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से आरबीआई यहां पर रेगुलेट कर रही है इनडायरेक्टली मनी सप्लाई इन द मार्केट। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कैच। आई समझ मैं क्या कहना चाहती थी? ठीक है, सो इंक्रीजिंग सीआरआर रिड्यूसिंग लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। अब बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं है लेंड करने के लिए, तो जितना है वो उतना ही करेगी। और इस चीज को, ये जो सारा सिस्टम जो हमने अभी समझा, इसको मैंडेट करता है, गर्म करता है हमारा आरबीआई एक्ट, दैट इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 का। क्लियर? इजी, वेरी इजी। चलिए, सो हियर द कस्टमर्स दे डिपॉजिट 100 करोड़ टू बैंक 96। ये मैंने वही समझाया है, ये एक्चुअली हाँ जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ था। ये दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मतलब हमने अभी समझा कि ये पर्टिकुलर एक इंसान है, ये हमारा कमर्शियल बैंक है एसबीआई, ये हमारा एक और बैंक है द एपेक्स बैंक आरबीआई।
इसके ऊपर हम क्राउन बना लेते हैं क्योंकि ये राजा है, ठीक है। तो ये राजा है मॉनेटरी अथॉरिटी का। हुआ क्या कि ये जो हमारा बंदा था इसके पास थे 100 करोड़ या 100 रुपए व्हाटएवर, ये एसबीआई के पास जाता है और यहाँ पर डिपॉजिशन कर देता है। ये खुश है क्योंकि इसके पास बहुत सा पैसा है, एसबीआई इसे इंटरेस्ट देगा। पर अभी हमें मैक्रो इकोनॉमी में ये समझना नहीं है, अभी हमें समझना है आरबीआई क्या खेल खेलेगा। एसबीआई के पास आ गया, अब एसबीआई बैंक के अंदर आ गया 100 करोड़, ठीक है। अब एसबीआई को डर भी है कि 100 करोड़ आ गए तो चोरी हो सकती है। तो एसबीआई ने क्या किया कि सीआरआर रेशियो, आरबीआई पहले रेगुलेट करता है कि यार सीआरआर रेशियो तुम्हारी 4% है। तो एसबीआई ने क्या किया, 100 करोड़ में से 4% मतलब 4 रुपए निकालकर आरबीआई के अंदर डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और जो बाकी 100 माइनस 4 दैट इज 96 वो लेंड कर दिए लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन जो हमें समझना है। और ये छोटू सा जो कंसेप्ट है एसबीआई और आरबीआई के गिव और टेक को, इसे हम लोग कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आई समझ। और अगर जैसे ही हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर बढ़ाता रहेगा, कम करता रहेगा, 4 से 3, 3 से 2 जैसे करेगा, वैसे वैसे लैंडिंग कैपेसिटी आपकी एसबीआई की बढ़ती जाएगी और लोन देगा, आओ लोन खरीदो ऐसे कहेगा। और जैसे जैसे आपका सीआरआर इंक्रीज होता रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, वैसे जो लैंडिंग कैपेसिटी है आपकी एसबीआई की वो डिक्रीज होती जाएगी। अब मैं लोन नहीं दूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट द सीआरआर इज। नेक्स्ट कंसेप्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। सोच मतलब जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो कितना डिफिकल्ट लगता है ना, बट होता कंसेप्ट अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसएलआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जो बैंक को रखना है किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या आरबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज है ना, इसको भी डिस्कस नहीं करते। ये होता क्या है मैं ऐसे रफली बता दूं। एक पीस ऑफ पेपर, सुना होगा बॉन्ड्स, हाँ, एक पीस ऑफ पेपर, इसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। सो कहता है कि कुछ पोर्शन, जैसे उसने कुछ पोर्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया, उस केस में उस पोर्शन को हमने क्या कहा, कैश रिजर्व रेशियो। अब क्या होता है कि बैंक कुछ पोर्शन, वो जो उसके पास आया है, नेट डिपॉजिट हुआ है या लायबिलिटी आई है, वो क्या करता है बैंक उसको किसी फॉर्म में रख देता है, जैसे कि कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में उसको रख लेता है। बैंक कैन अर्न इस अमाउंट पर जो वो रखता है, कैश, गोल्ड और आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी, इसमें बैंक को इंटरेस्ट पे होता है। वो जो देता है सीआरआर, क्या उसमें इंटरेस्ट बैंक को देना, मतलब बैंक को लगेगा? नहीं लगता। पर ये जो रखेगा वो आरबीआई के पास रखे, कहीं और रखे, ये जो वो रखेगा इसमें आरबीआई या किसी और को, इसमें इंटरेस्ट बैंक को देना है। तो एसएलआर में इंटरेस्ट बैंक को देना होता है। इंक्रीजिंग एसएलआर रिड्यूसिंग लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक। बड़ा सही है। देखो, जब आरबीआई ने सीआरआर को इंक्रीज किया तो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक डिक्रीज हुई, हाँ हुई। उसी प्रकार से अगर आप कोई बोलोगे कि अगेन यू विल से कि 5% जो तुमको पैसा आया वो कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करवा दो, ठीक है। तो अगर तुम इसको इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पीछे एसबीआई के पास कम बचता जाएगा ना, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नेट डिपॉजिट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, जितना निकालते रहोगे डिपॉजिट डिक्रीज होता रहेगा। तो उसी प्रकार से तुम एसएलआर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि एसएलआर के इंक्रीज से क्या होता है,
कि आपकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है, जो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी है, वो रिड्यूस होती रहेगी। और अगर बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन को आप रोक सकते हैं। ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है। तो एसएलआर कोई बड़ा बात है? कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिफॉर्म रेशियो क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है कि कुछ आपका जो नेट डिपॉजिट आया है मेरे दोस्तों, उसमें से उठाओ और आपको किसी एसबीआई कमर्शियल बैंक को इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है। उसे हम कहते हैं एसएलआर। और जितना जितना आपका ये रेशियो बढ़ेगा उतना उतना आपका लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होता जाएगा जो बैंक की होती है। तो मनी सप्लाई में गिरावट आएगी और इन्फ्लेशन इससे रुकेगा। पैसा ही नहीं फ्लो करेगा तो मांगोगे, डिमांड क्या करोगे? जब डिमांड ही नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन अपने आप रुक जाएगा। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। आ गया नेक्स्ट, बहुत बड़ा रेपो रेट, बहुत बार सुना होगा, है ना? रेपो रेट इन द न्यूज़पेपर्स, रेपो रेट इन द करंट अफेयर्स, रेपो रेट इन द बजट। रेपो रेट, इसकी रेपो हम अभी देख लेते हैं कि है ये कुछ भी नहीं। रेपो रेट सिमिलर है सीआरआर से। देखो रेपो रेट है क्या? रेट जिस पर बैंक फंड लेता है आरबीआई से। हमने आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा कि नहीं कहा? तो बैंक को भी, तो कमर्शियल बैंक्स को भी तो जरूरत है ना पैसों की, तो फंड्स की। तो फंड्स लेने के लिए वो कहां जाता है? आपकी आरबीआई के पास जाता है। तो जिस रेट पर आपका आरबीआई से फंड लिया जाता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। समझ रही है? रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेज एग्रीमेंट, बैंक लेंड देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद एश्योरेंस टू बाय देयर बैंक यूज दिस लागू। ओके, लेट मी टेल यू। ओके, रिवर्स आ गया। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। दिस इज योर बैंक, कमर्शियल बैंक, एसबीआई के साथ ही रहेंगे हम, ठीक है? सो दिस इज योर एसबीआई बैंक। लेना किससे है? सेंट्रल बैंक से। क्राउन पहना देते हैं इसे, ठीक है? ये आ गया हमारा आरबीआई। ये कह रहा है कि जिस रेट पर पैसा एसबीआई बोरो करेगी आरबीआई से, उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। पर अगर एसबीआई पैसा फॉर एग्जांपल बोलती है कि मुझे 1 करोड़ की जरूरत है आरबीआई, तो आरबीआई कहते हैं अच्छा ले लो, ठीक है? बट देखो, ले लो तो ठीक है, पर दोगे क्या? उसके बदले आरबीआई से एसबीआई क्या लेगी? एक टुकड़ा कागज का, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई कहेगी एसबीआई कहेगी एसबीआई को कि ठीक है, तुम मुझे जो तुम्हारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो कागज का जो टुकड़ा है वो दे दो, वो डिपॉजिट करवा लो और पैसा ले लो, कुछ टाइम में मुझे वापस कर देना। तो एसबीआई कहेगी ओके, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपनी डिपॉजिट कर देगी आरबीआई में और आरबीआई उसको डिपॉजिट कर देगी 1 करोड़। और जो पीरियड उनके बीच में सेटल हुआ है उसके बाद एसबीआई दे देगी 1 करोड़ प्लस कुछ इंटरेस्ट रेट तो देना ही पड़ेगा, प्लस कुछ जैसे कि 1096, 1 करोड़ 96 लाख वापस करेगी आरबीआई को, प्लस जब वो वापस कर देगी तो आरबीआई उसको वापस दे देगी उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो रीपर्चेज है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये जो रीपर्चेज है फंड्स, जो ये रीपर्चेज है, क्योंकि रीपर्चेज किया ना यहां पर आरबीआई से एसबीआई ने वापस, है ना? समझ रही हूं मैं क्या कह रही हूं या फिर से समझाऊं? देखो आई डोंट हैव अ स्पेस। सी, एसबीआई एंड आरबीआई, ठीक है? एसबीआई नीड 1 करोड़ फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई सेड यस, ओके, आई विल गिव 1 करोड़ टू यू, बट 1 करोड़ इन बदला you will give me what? Government securities. तो RBI gave SBI gave government securities to RBI, RBI gave 1 करोड़ to SBI। समझ गए? ठीक है, ये ट्रांजैक्शन समझ गए। अब एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद SBI वापस गेव जो 1 करोड़ प्लस कुछ इंटरेस्ट टू RBI, बोला ये लो आपका पैसा। तो RBI से कि ये जो आपका पैसा, आपने मुझे मेरा पैसा वापस दिया, आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है चलो हम आपको वापस करते हैं। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाते हैं और वापस कर देते हैं एसबीआई को। तो ये जो रीपर्चेज हुआ ना,
ये जो रेट का रीपरचेज हुआ फंड्स का वापस टू एसबीआई, इट्स नोन एज रेपो रेट। ये होता है रेपो रेट, समझ गए? सो द रेट एट विच बैंक्स बोरो फंड फ्रॉम आरबीआई, पैसा नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेट जिस पर 1 करोड़ मिला आरबीआई से एसबीआई को, वो नहीं, फंड वापस जो लिए हुए फंड थे वो वापस जिस रेट पर उनको वापस मिले, इसको हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो, रीपरचेज, रेपो वहीं से निकाला है। रीपरचेज का जो फर्स्ट 3 अक्षर है वो भी रेप है, तो रेप, रेपुटेशन, रेपो इज द सेम थिंग। सो रीपरचेज ऑप्शन या रीपरचेज एग्रीमेंट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। बताओ हुआ आसान कि नहीं हुआ? और इसमें ये याद रखना कि बैंक अपना एसएलआर कोटा इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है? बात समझ आ गई? रेपो रेट, इसी के ऑपोजिट चलता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये है कि बैंक के पास बड़ा पैसा आ गया, बैंक ने कहा कि चलो कुछ पैसा हम आरबीआई के पास रख लेते हैं, तो वो जो पार्किंग वाला है ना, पार्क, जो एक्सेस पार्क या फंड वो आरबीआई के साथ करते हैं, उसे हम रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच दे डू इट, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ऑल ऑपरेशन थ्रू आरबीआई करती है ई कूबर प्लेटफॉर्म से कोर बैंकिंग सोल्यूशन। छोड़ दो इसको छोड़ दो, बस ये दोनों पॉइंट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। और मैं एक और चीज बता दूं कि रिवर्स रेपो रेट हम लोग नॉर्मली यूज नहीं कर रहे अभी, हम इसकी जगह एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आपने देखा होगा अगर आप न्यूज़पेपर्स खोलेंगे कष्ट कर, उसमें आप देखेंगे कि रेपो रेट तो नॉर्मली यूज होता है, पर रिवर्स रेपो रेट नॉर्मली यूज नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि अब हम लोग यूज कर रहे हैं जिस टर्म को, इस टर्मिनोलॉजी में, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये एक एडिशनल टूल है हमारे पास। ये क्या टूल है? पढ़े। ये एक एडिशनल टूल है जो एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल। कोलेटरल क्या हो गया? कोलेटरल इज योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। समझना, हमने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में देखा था कि फंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रही थी, बट टू मेक इट इजियर द न्यू थिंग हैज कम अप, दैट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज, जो कहता है कि लिक्विडिटी तो हम देंगे, पैसा जरूर देंगे, पर ये कोलेटरल वाला चक्कर खत्म कर दो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला चक्कर खत्म कर दो। तो ये जो फ्लोर है आपका लिक्विडिटी वाला, वो रिप्लेस कर देता है अर्लियर रेपो रेट को। इसको भी, इस लाइन को भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी आप बस इतनी चीज पे फोकस करिए दैट जो 3 टर्म्स आपने सुनी मेरे से, वन वाज द रेपो रेट जिसमें वो फंड रीपरचेज कर रहे हैं वापस आरबीआई से, देन द रिवर्स जहां पे उनके पास बड़ा एक्सेस है, वो पार्क कर रहे हैं अपने फंड्स विद आरबीआई, उस रेट को रिवर्स कहेंगे। उसको रिप्लेस किया है आज के टाइम में एसडीएफ ने, दैट इज योर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। नाम ही बता रहा है स्टैंडिंग डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट जो स्टैंडिंग है वो फैसिलिटीज, मतलब जो स्टैंडिंग है, मतलब जो एक्सेस है वो आप डिपॉजिट कर रहे हो आरबीआई में विदाउट ये जो कॉल लेटरल वाला ट्रांजैक्शन था मेरे दोस्तों, इसको खत्म कर दिया आरबीआई ने। दैट इज व्हाट द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज। डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज के बीच में यही फर्क है। समझ आई बात की? चले आगे। एक और फैसिलिटी आ जाती है, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। अभी तक आपने पढ़ा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब हम पढ़ेंगे एमडीएफ, दैट इज एमएसएफ, दैट इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है कि जैसे कि यार ओवरनाइट, कभी कभी जिंदगी में भी देयर इज अनसर्टेनिटी, कभी कभी ओवरनाइट कोई मुश्किलात आ जाती है ना? एक इंसान की जिंदगी में कोई मुश्किलात आ जाती है ओवरनाइट, कोई ऊपर वाला ना करे एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, या जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको लॉस हो गया, लाइक गॉड फॉरबिड, बट बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई जिसमें आपको ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी कुछ आप ऐसा सिनेरियो समझने की कोशिश करें कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है
उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी है कि उसको रातों रात फंड चाहिए आरबीआई से। देखिए, अब रातों रात आपको अगर किसी से पैसा चाहिए और आप बहुत ज्यादा फिनेंशियल क्रंच में है, जरूरत में है, तो लोग तो मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो रेट तो ज्यादा रखेंगे, इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू अदर वो ज्यादा तो रखेंगे, और वही होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि ओवरनाइट फंड आप बोरो करते हैं, किससे? आरबीआई से। सो यहां पे फोकस करना ओवरनाइट, रातों रात, रातों रात आपको पैसा फंड चाहिए आरबीआई से, तो आरबीआई आपको दे देता है। बट दे तो देगा, पर आपका जो रेपो रेट है, जिसमें वो पीरियड ऑफ टाइम उसने रखा हुआ है कि ठीक है यार उस टाइम के बाद देना और वापस अपना फंड, ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकर जाना, इससे तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि रातों रात वो भी पैसा निकाल रहे हैं। तो ये जो रेट होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये ज्यादा होती है आपकी रेपो रेट, बिकॉज वहां पे स्पेसिफाइड टाइम है और यहाँ पे ओवरनाइट का कंसेप्ट है। तो ओवरनाइट का जो कंसेप्ट होता है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है। बैंक्स इस टाइम पर अपना कुछ ना कुछ SLR, जो हमने पढ़ा कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, जो आपका रेशियो है, जो आपने कुछ पैसा आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा है, तो आप इस टाइम पर कुछ पोर्शन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एंड यू कैन टेक 2% of NDTL from RBI, that is a net deposit and time liabilities from RBI। छोड़ दो इसको भी, बस इतना मेजर कंसेप्ट्स को कोशिश करो कि इतना समझ आ जाए कि RR, RRR, SDF और MSF में डिफरेंस क्या है। RR is the repurchase, right? Reverse is excess of funds you give to RBI, which is not right now being used. SDF, standing deposit facilities, where you give excess of, you park your deposits with the RBI without the transaction of collateral। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात नहीं करनी इसमें। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज व्हाट, कि जहां पर रातों रात कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, वो फंड बोरो करेगा आरबीआई से, तो दे देगा आरबीआई, पर रेपो रेट से ज्यादा रेट इसमें लगाएगा, और इस टाइम पर SLR का कुछ कोटा कमर्शियल बैंक इस्तेमाल करेगा। अंडरस्टूड जो मैंने अभी तक समझाया। चलें नेक्स्ट पे, ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। समझे इस कंसेप्ट को? ये भी बड़ा आसान कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव वाटर। ओके, चलिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। OMO कंसेप्ट क्या है? देखो मेरे दोस्त, इसके दो कंसेप्ट हैं। एक है हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ठीक है, और एक होता है पैसा देने के लिए आरबीआई, स्ट्राइकिंग इकोनॉमी करने के लिए आरबीआई क्या करता है। अभी हम पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पे समझेंगे कि आरबीआई अभी यहां पर क्या कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से क्या करती है कि बॉन्ड जो है कमर्शियल टू डिक्रीज मनी फ्रॉम अनकंट्रोल, जस्ट अ मिनट, ओके, तो यहां से क्या होता है कि सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? आरबीआई। तो आरबीआई यहां पर बॉन्ड देती है किसको? कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, एनी कमर्शियल बैंक, जिसका भी नाम आप लेना चाहते हैं। समझो हम एसबीआई के साथ ही जुड़े हुए हैं तो एसबीआई का नाम लेंगे, या हमारा जम्मू कश्मीर बैंक जो बड़ा बेहुदा चलता है ना। तो आरबीआई, समझो आरबीआई बॉन्ड देती है कमर्शियल बैंक को। तो अगर आरबीआई बॉन्ड देती है, कमर्शियल बॉन्ड क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कागज का टुकड़ा है वर्थ 100 रुपए का, ठीक है। मैं कहती हूं आरबीआई को
कि मैं बैंक हूँ, कमर्शियल बैंक हूँ, मैं एसबीआई हूँ, मैं कहती हूँ मुझे ये कागज का टुकड़ा जो 100 रुपया है ये दे दो, तो आरबीआई कहती है अच्छा ले लो, ठीक है। तो मैं पूछती हूँ कि मुझे क्या फायदा, तो आरबीआई कहती है कि इतने टाइम के बाद अगले साल तुम्हें 110 रुपए दूंगी इस कागज के टुकड़े के बदले। ये जो 100 रुपए का कागज का टुकड़ा है इसके बदले तुम्हें अगले साल में 110 रुपए, मतलब 10 रुपए ज्यादा दूंगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा मेरे पास बहुत पैसा है, ले लो, हो गई बात खत्म। ये होता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड है। अब मैं एसबीआई हूं, मेरे पास बड़ा अच्छा पैसा है, मैं जाती हूँ आरबीआई से और कहती हूँ ये जो बॉन्ड्स हैं आपके ये मुझे दे दो। तो आरबीआई कहती है हाँ ये ले लो, बॉन्ड्स ले लो, कमर्शियल ये एसबीआई तुम ये बॉन्ड्स ले लो, तो मैं बॉन्ड ले लेती हूँ। तो आरबीआई से जब मैं बॉन्ड खरीदती हूं तो मैं आरबीआई को क्या देती हूं, पैसा देती हूं, पैसा देती हूं, ठीक है। पैसा दूंगी, पैसा देकर ही खरीदूंगी ना। लालच मुझे 110 की है तो 100 रुपया तो अभी देना है कागज का टुकड़े का, तो मैं कागज के टुकड़े के लिए 100 रुपया आरबीआई को दे देती हूँ। अगर मैंने 100 रुपया दे दिया तो मेरी लेंडिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। अब मैं लोगों को तो कम दूंगी ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। मैंने 100 रुपए की 10 रुपए की लालच की है यहाँ पर, और मैंने कहा आरबीआई को यार ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बेटर है, ये लेंडिंग लूंडिंग नहीं करनी है मैंने। तो मैंने लेंडिंग कैपेसिटी मेरी डिक्रीज हो गई। अगर मेरी लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई तो मनी सप्लाई नीचे आ गई। अगर मनी सप्लाई ही नीचे आ गई तो लोगों के जेबों में पैसा तो था ही नहीं, तो अब है ही नहीं। तो अगर पैसा नहीं है तो सामान कैसे खरीदेंगे, तो डिमांड खत्म हो गई सामान की। अगर डिमांड खत्म हो गई तो इन्फ्लेशन नीचे आएगी। टमाटर या ये मटर का ही हम समझ रहे थे ना, मेथी मटर, मलाई मटर, ये जो भी। तो अगर मटर इस सीजन में जो खाने वाले मिक्स सब्जी और ये सब हैं, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो मटर डिमांड ही नहीं करेंगे, 120 रुपए का किलो कहेंगे नहीं लेना, ठीक है, मटर पैसा नहीं है, मटर नहीं ले रहे। तो मटर क्रॉप्स, क्योंकि मटर ज्यादा देर लाइव इतनी देर रहेगा नहीं, तो मटर तो बेचने है ना। तो मटर बेचने के लिए वो जो पीछे से लोग हैं वो उसको कम रेट में दे देंगे कि ले लो चलिए 50 रुपए ले लो। यही दिस इज व्हाट द आरबीआई डज कि इन्फ्लेशन, पैसा हाइक बड़ा हो गया है, सामान बहुत महंगा हो गया है, तेल बहुत महंगा, ये क्या करें। तो आरबीआई कहता है एक काम करो, बुलाओ कमर्शियल बैंक को, बोलो इनसे मुझसे बॉन्ड ले, इन्वेस्ट करे मुझ में। तो सारे आ गए और कहते हैं कि ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वो जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं आरबीआई में, आरबीआई कहता है ये लो बॉन्ड, ये लो कागज का टुकड़ा और मुझे दे दो पैसा। तो जब वो पैसा ले लेगा आरबीआई, तो पैसा तुम दोगे कैसे लोगों को जो लोन लेने आएंगे, या मतलब पैसा कैसे दोगे, लेंड कैसे करोगे पैसा। तो जब तुम पैसा दोगे नहीं तो पैसा मार्केट में कैसे होगा। तो जब पैसा घूमेगा नहीं मार्केट में तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। ये दिस इज हाउ द ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, इस प्रकार से। दूसरा, इन्फ्लेशन के दूसरे विपरीत पर आ जाओ, पैसा देना है अब लोगों को, ठीक है, इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना है। बहुत डिफ्लेशन का टाइम हो गया, अब किक स्टार्ट इकोनॉमी को करने के लिए सेंट्रल बैंक बोलती है कमर्शियल बैंक मैं तुमसे बॉन्ड खरीदूंगी वापस, मुझे बॉन्ड दो। तो कमर्शियल बैंक कहती है इंटरेस्ट दोगे, हाँ, तो आरबीआई कहेगी हाँ क्यों नहीं दूंगी। तो तुम जाकर आरबीआई से, आरबीआई तुम्हारे पास आती है और तुमसे बॉन्ड लेती है, और लेती है तुम्हें पैसा भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है, पैसा ही पैसा। जब पैसा ही पैसा तो तुम लोगों को मतलब बुलाते और बोला लो लोन। जब लोग लोन लेंगे तो पैसा ही पैसा। तो जब बाहर पैसा ही पैसा और अंदर पैसा ही पैसा, तो मनी सप्लाई हो गई इंक्रीज। अब तुम इकोनॉमी को, अब तुम एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो हर गली और नुक्कड़ में, अब तुम चीजें खोलना चाहते हो, लोन इजी हो गया यार, इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं लगा, मनी लेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। लेंडिंग कैपेसिटी, लेंडिंग रेट डिक्रीज कर देगी ना बैंक, क्योंकि उसे तो अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को। तो जब लेंडिंग रेट डिक्रीज हो गया तो लोगों के पास पैसा ही पैसा, जब पैसा ही पैसा तो मनी सप्लाई खूब सारी, तो जब मनी सप्लाई खूब सारी तो आपकी इकोनॉमी हो गई किक स्टार्ट, ठीक है। उसको आपने स्कूटर को मारा धक्का और आपकी इकोनॉमी हो गई किक स्टार्ट। दिस इज व्हाट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर ऑल अबाउट। टू कंसेप्ट्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल करो और किक स्टार्ट करो। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे करेगी आरबीआई, बॉन्ड देगी कमर्शियल बैंक को और कमर्शियल बैंक पैसा देगी आरबीआई को। जब ये सब होगा तो पैसा रुक जाएगा मार्केट में। जब पैसा रुक जाएगा मार्केट में तो सामान की डिमांड नहीं होगी।
जब सामान की डिमांड नहीं होगी तो प्राइसेस खुद नीचे आएंगे। इसके ऑपोजिट चलते हैं। किक स्टार्ट में आरबीआई जा रही है कमर्शियल बैंक के पास और बोल रही है बॉन्ड्स दो मुझे। वो बॉन्ड ले रही है और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस दे रही है लोगों को, कमर्शियल बैंक्स को। जब कमर्शियल बैंक के पास बहुत सा पैसा है तो कमर्शियल बैंक कह रही है आओ लोगों, लेंडिंग रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, हाउस लोन्स पे, होम लोन्स पे, ये जो भी लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स पे लेंडिंग रेट कम है, एजुकेशनल लोन्स लो पैसा। तो जब लोग लेंगे पैसा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और आपकी इकोनॉमी किक स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर ऑल अबाउट। ओके, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है? सो आई जस्ट होप कि जो भी मेरी बातें मैं कर रही हूं वो आपके दिमाग में घुस रही है। हाँ, तो ये जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं जो डरा कर आपको रखा है, आप डरेंगे नहीं इन कंसेप्ट से, है ना? सही बात। चलें, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होता है? 1 घंटे का सेशन होने वाला है ये। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या है? तो ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसमें सेंट्रल बैंक पैसा देती है लोगों को, कमर्शियल बैंक्स को, सिर्फ 1 से 3 साल तक जो करंट रेपो रेट है और उसके बदले गवर्नमेंट से रेपो रेट की तरह है। रेपो रेट की तरह है कि पैसा दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो, पैसा लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो। बट यहां पे बस 1 से 3 साल तक स्पेसिफाइड टाइम रखा हुआ है। ये थोड़ा लिक्विडेट रेट लाता है, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू, ये छोड़ दीजिए, बस इतना अंडरस्टैंड करेगा कि 1 से 3 साल के रेपो रेट को हम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। बैंक रन, इजी कंसेप्ट। बैंक रन तब होता है जैसे मैंने अफवाह फैला दी इस माध्यम से कि एक बैंक है जिसमें वो इंसॉल्वेंसी, वो बिल्कुल खत्म, उसमें पैसा खत्म होने वाला है। तो लोग, आपने जब ये न्यूज़ सुनी थ्रू इस माध्यम से, और आज तो सोशल मीडिया का टाइम है ना, इवन अभी ना एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी है इस बैंक पे, आई डोंट थिंक मुझे रिकमेंड करनी चाहिए, बट दैट्स नॉट सोसाइटी, थोड़ी एक्सेप्टेबल वो सीरीज नहीं है, बट देयर इज अ सीरीज नेटफ्लिक्स में, मतलब हिंट आउट कर रही हूँ मैं, तो ज़रूर देखना। वो भी बैंक रन के कंसेप्ट पर है। बैंक रन क्या कंसेप्ट है मेरे दोस्तों? बैंक रन है कि मैंने अफवाह फैला दी थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, कि ये फलाना ढिमकाना आपका जो बैंक है ये बैंकरप्ट होने, इंसॉल्वेंट होने लगा है, ठीक है, इसका दिवाला निकलने लगा है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मेरा पैसा है उस पर, तो आप फटाफट जाएंगे अपना डिपॉजिट निकाल लेंगे। तो जब बैंक रन, मतलब बैंक की तरफ भागो, तो जब बहुत से कस्टमर्स अपने बैंक से पैसा डिपॉजिट्स निकाल लेते हैं और उनको डर होता है कि बैंक का तो दिवाला निकलने वाला है, उस टाइम को, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं बैंक रन। बैंक की तरफ भागो। आ गई समझ? चले, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को फाइट करने में हेल्प करती है, मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है, मनी सप्लाई को टाइट करती है, और इसी पॉलिसीज को हम हॉकिश पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी या कंट्रैक्ट पैसा कर देना, रिडक्शन कर देना, रिडक्शन कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज कहती है। और कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे ही चीजें पूछ लेते हैं, क्या कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज इज सिमिलर टू मॉनेटरी पॉलिसीज? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं ये कौन सी बला है, बट ये कोई बला नहीं है, ये इसी का भाई है। मॉनेटरी पॉलिसीज को अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग देशों में इन नामों से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। अच्छा, और क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसीज? आपको डिफ्लेशन को फाइट करने में हेल्प करती है। आपकी किकस्टार्ट जो इकोनॉमी की, उसने इन्फ्लेशन हो गया, पैसा राइज, डिफ्लेशन हो गया कि जब आपका मतलब प्राइजेस गिर गए, जो प्राइजेस गिर गए तो पैसा कम हो जाएगा ना, तो आप पैसा दे रहे हैं, आप लेंड कर रहे हैं, बैंक्स लेंड कर रही हैं, तो वो फाइट आपके इवन की डिफ्लेशन के लिए भी करती है, आपकी मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, आपकी इजी मनी पॉलिसी को इंक्रीज करती है। इसी फाइट डिफ्लेशन को हम डोविश, चीप मनी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी क्या हो गया? जब आप पैसा दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, एक्सपेंशनरी। कंट्रैक्शनरी क्या हो गया? जब वो सिमट रही है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ वेन्स। क्या होता है एक्सटेंशन और एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स या वेन्स? जब एक्सपैंड हो रहा है तो मसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, कंट्रैक्शन में ब्लड फ्लो को रोक रहे हैं। तो कंट्रैक्शनरी
पैसा रोको, एक्सपेंशनरी पैसा दो, उसी को हम डोविश पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं। आई बात समझ? आई बात समझ? अब जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन से युद्ध, लड़ाई कैसे करती है, युद्ध कैसे करती है? आई होप ये युद्ध ऐसे लिखते हैं हिंदी में, हाँ, आई जस्ट होप। चलो, इन्फ्लेशन से युद्ध आरबीआई कैसे करती है? मैंने पढ़ाया, जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया तो लेंडिंग कैपेसिटी खत्म कर दी। जब लेंडिंग कैपेसिटी और लेंडिंग रेट ज्यादा हो गया, बंदे पैसे लेंगे नहीं, उनके पास पैसा होगा नहीं, इन्फ्लेशन रुक दी जाएगी, मनी सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड होगी ही नहीं, तो इन्फ्लेशन कैसे होगी? तो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करने से ये इन्फ्लेशन से फाइट करते हैं। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इससे इंक्रीज करने से अगेन लैंडिंग कैपेसिटी खत्म कर दो, मनी सप्लाई को कंट्रैक्ट कर दो, तो इन्फ्लेशन अपने आप थम जाएगी। रेपो रेट, एसडीएफ इंक्रीज कर दो, राइट। ओएमओ, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यहां पे सेल होना चाहिए, बेचेगी और पैसा लेगी। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में पढ़ा ना कि हाउ दे फाइट विद इन्फ्लेशन, समझ आ रही है मेरी बात की? सो हाउ आरबीआई fights inflation by increasing CRR, by increasing SLR, by increasing repo, by increasing SDF, by just selling the government securities to OMO, that is the open marketing operations, to the commercial banks and taking money from the commercial banks. उसके अलावा जब दूसरा उसका विपरीत सिचुएशन, जो ऑपोजिट सिचुएशन है, वो कैसी है? हाउ द आरबीआई इज फाइटिंग, इज एट युद्ध विद डिफ्लेशन, कि डिफ्लेशन किक स्टार्ट इकोनॉमी समझाई थी मैंने, कैसे करने के लिए क्या करेगी आरबीआई? सीआरआर और एसएलआर के रेट्स डिक्रीज कर देगी, उल्टा चलेगी ना। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। जब इसके रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो रेपो रेट रिड्यूस हो जाएगी, एसडीएफ डिक्रीज कर देगी, ठीक है। जब ये डिक्रीज कर देगी तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ओएमओ में, आरबीआई कहां गई? कमर्शियल बैंक्स के पास गई और बोला कि मुझे बॉन्ड्स दो, मैं तुमको पैसा भी दूंगी, इंटरेस्ट भी दूंगी। जब ऐसा हुआ तो पैसा ही पैसा हो गया, जब पैसा ही पैसा हो गया तो डिफ्लेशन, इकोनॉमी किक स्टार्ट हो गई। सो दे आर टू सर्किट स्टांसेस एंड आई होप ये दोनों चीजें समझ आई आपको। अब इसमें आ गए क्वालिटेटिव टूल्स की कुछ गाइडलाइंस हैं जो दी हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स तो हमने सीआरआर, एसएलआर पढ़ा, क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं? इसमें जैसे पर्सुएशन है, मीटिंग्स हो रही है, क्रेडिट राइजनिंग एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, छोड़ देते हैं इसको, हाँ, अभी के लिए नहीं। अभी मैं बताती हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये कौन सी कमेटी है? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ये 6 मेंबर्स की कमेटी होती है मेरे दोस्तों, जिसमें आरबीआई से हम आरबीआई का गवर्नर लेते हैं और बाकी 3 मेंबर्स लेते हैं, मतलब ये जो टोटल जो 3 मेंबर्स हैं इस एमपीसी में हम आरबीआई से लेते हैं, जिसमें हम एक उसका गवर्नर लेते हैं और 2 हम उसके डिप्टी गवर्नर लेंगे जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, और बाकी जो 3 हैं वो आते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, वो गवर्नमेंट से। सो ये 50-50 का रेशियो है कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें आरबीआई के 3 मेंबर्स, जिसमें गवर्नर और बाकी 2 रहेंगे, और आपकी गवर्नमेंट में से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से 3 मेंबर्स, वो गवर्नमेंट की मर्जी है वो किसको अपॉइंट करेगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है? ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करती है। ये 1 साल में 4 बार मिलती है। आरबीआई इसका चेयरमैन होता है, जिसे हम एक्स ऑफिसर चेयरमैन कहते हैं। एक्स ऑफिसर, आपने राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है? आपका वाइस प्रेसिडेंट। उसी प्रकार से आरबीआई का गवर्नर आपका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है इस एमपीसी का। डिसीजन मेजॉरिटी, मतलब 4 लोग अगर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है तो 4 लोगों की बात मारेंगे इस 6 मेंबर कमेटी में से, और हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे और हम मेजॉरिटी से डिसीजन लेंगे। कास्टिंग वोट, अगर 4/4 मतलब 6 मेंबर हैं, 3 कहते हैं नहीं करना, 3 कहते हैं हाँ करना है, तो यहां पे हो गया जी टाई,
तो इसमें एक कास्टिंग वोट किया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन जीतेगा, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एमपीसी। अच्छा, पॉलिसी स्टैंस, ये समझना कि पॉलिसी स्टैंस का क्या कंसेप्ट है। तो मेरे दोस्तों, पॉलिसी स्टैंस क्या होता है कि कब देखो, ये तो एमपीसी आरबीआई मिलेगी, बैठकर बातें करेंगी पॉलिसी कमेटी, ये तो एक साल में हो गया। इन्वेस्टर, कोई बाहर का इन्वेस्टर है, या फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हैं और आप कहीं मिडिल ईस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टर या एज ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन, आपको पता होना चाहिए ना कि ये जो आपकी मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये जो कमेटी है, कि किस दिशा में जा रहे हैं, कि फ्यूचर में ये क्या करेंगे। तो इसी तरीके से आपका यही होता है पॉलिसी स्टैंस, कि आपकी जो आरबीआई है वो एक बार आपको बताती है टू द इन्वेस्टर्स कि हम आगे फ्यूचर में किस दिशा में जाएंगे, उस दिशा को एक्सप्लेन करते हैं पॉलिसी स्टैंस में, राइट। बिकॉज अनसर्टेनिटी, ह्यूमंस डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। आपको चेंज या अनप्रेडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं होती, तभी तो हमें अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लोगों के पसंद नहीं होते, कि कभी भी गुस्सा आ जाए, कभी भी ऐसे नहीं। प्रिडिक्टेबिलिटी, हम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं बिहेवियर्स को एक्सेप्ट करते हैं जो प्रिडिक्टेबल होते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आप उसी बिहेवियर को एक्सेप्ट करोगे जिस बिहेवियर ऑफ आरबीआई को आप प्रिडिक्ट कर पाओ। तो पॉलिसी स्टैंस क्या होता है? प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आपका आरबीआई। तो आरबीआई आपको समझाएगी। अगर आरबीआई का है हम हॉकिश पॉलिसी की तरफ जाएंगे, क्या मतलब? या तो रेपो रेट हम क्या कर देंगे, सेम रखेंगे, या हम इसे इंक्रीज करेंगे। और याद है जब हमने फाइट इन्फ्लेशन किया, अभी किया, याद क्या करना है, पुराना नहीं है अभी, तो उसमें मैंने बताया ना, कंट्रैक्शनरी में हॉकिश भी बोला था ना, तो वही तो हो गई हॉकिश, कि रेपो रेट हम इंक्रीज करेंगे। मतलब अगर रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई रोकेंगे, मतलब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। तो इसको कहते हैं हॉकिश पॉलिसी। तो आरबीआई बोलती है कि इन्वेस्टर्स हम आगे फ्यूचर में हॉकिश पॉलिसी करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। या न्यूट्रल, या तो हम रेपो रेट कांस्टेंट रखेंगे, या इंक्रीज करेंगे, या डिक्रीज करेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है। तो अगर न्यूट्रल सिचुएशन है तो इन्वेस्टर कहेगा अच्छा चलो चलो भाड़ में जाने दो, मतलब नहीं अभी नहीं करना कुछ भी, ठीक है। तो न्यूट्रल सिचुएशन। फिर नेक्स्ट आता है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव क्या हो गया कि जहां पर आरबीआई कहता है कि रेपो रेट को मैं कांस्टेंट रखूंगा या रेपो रेट को मैं डिक्रीज कर दूंगा। अगर आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज करता है मेरे दोस्तों, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो इकोनॉमी किक स्टार्ट होती है, हम डिफ्लेशन से बाहर निकल आते हैं। सो हियर द आरबीआई इज टेलिंग यू कि मेरी कमिंग ईयर्स में पॉलिसी ऐसे कुछ हो सकती है। देखो ये बता तो वो देगा, पर इसमें 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें आप कोई लीगल पैनल या कोई पीनल कोड के उसमें नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे आरबीआई ने कहा था हॉकिश और देखो इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता कहीं भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आरबीआई एक्ट में ऐसा कुछ है कि आरबीआई ने अगर कोई पॉलिसी स्टांस आपको बताया है तो जरूरी नहीं है कि 100% उसको एडहर करेंगे। सिचुएशंस चेंज, पॉलिसीज चेंज, गवर्नमेंट चेंज, तो आरबीआई ऑल्सो चेंज, ठीक है। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फटाफट से हम यूपीएससी के PYQs को करते हैं अटेम्प्ट, क्योंकि 1 घंटे से तो ऊपर हो गया हमारा सेशन एंड नाउ इट मस्ट बी वेरी बोरिंग टू यू। सो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं PYQs एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो एसआई का एग्जाम आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो 2014 में यूपीएससी पूछता है कि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थी रेट, और ये जो अपेयर होता है न्यूज में, ये क्या है, ये है क्या? क्या ये कोई कम्युनिकेशन नेटवर्किंग है? क्या ये कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है? क्या सप्लाई एंड डिमांड एग्रीकल्चर परचेज है या बैंकिंग ऑपरेशन है? तो जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है उनको एकदम से वो कहेंगे यार यूपीएससी ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो बैंकिंग ऑपरेशंस है। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज तो अभी पढ़कर आए कि कब एक ओवरनाइट में अगर पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो, राइट। सो दिस इज द बैंकिंग ऑपरेशन, दीज आर द बैंकिंग ऑपरेशन। हो गई। नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से क्या है क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी इट विल, ओके सो ये यूपीएससी 2014 में ही अगेन ये पीवाईक्यू है जो यूपीएससी ने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जस्ट अ मिनट। तो स्टेटमेंट है कि अगर इंक्रीज इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे इकोनॉमी में, हाँ मतलब मुझे अगर एसबीआई फोन करके बोलता है मैडम वो जो थार के लिए आप लेना चाहती हैं लोन, अभी क्या हुआ है कि हमने लेंडिंग रेट डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, तो दिस इज द राइट टाइम आप थार ले सकती हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाए, अगर लोन लेने पर इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाए तो क्या सिचुएशन इकोनॉमी में पैदा होगी? क्या इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी कंजम्पशन? नहीं यार, मैं थार लेना चाहती हूं तो मैं सीधा मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगी, लोग घर बनाएंगे, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, लोग एजुकेशनल लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गया। जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा लेंडिंग पावर बैंक की इंक्रीज हो जाएगी, वो बुलाएगी कस्टमर्स को, बोलेगी लो पैसा, तो जब पैसा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी पूछती है कि इन्फ्लेशन इन इंडिया, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। So controlling the inflation in India is the responsibility of Government of India only. Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Decreased money circulation या increased money circulation. So हम समझिए कि इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है? अभी पढ़ा आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कोई रोल ही नहीं है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, फिर और किसका है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल खराब है। कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज कर दें या मनी सर्कुलेशन को इंक्रीज, अगर मैं मनी सर्कुलेशन को इंक्रीज कर दूं बाय चांस, तो मतलब मैं मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही हूं, मतलब मैं लेंडिंग पावर दे रही हूं टू द बैंक, मतलब मैं और लोन दे रही हूं टू द लोगों, उसका मतलब प्राइसेस, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस, और सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो इससे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुई और बढ़ गई। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए हम मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में 17 में पूछता है। यूपीएससी 2017 में क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू एमपीसी? एक बार फिर से मैं एमपीसी को रिवाइज करवा दूं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? इट्स अ 6 मेंबर कमेटी जिसमें 3 आरबीआई से लेंगे आप और 3 अपॉइंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, और मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो एमपीसी की स्टेटमेंट्स हमने देखना है कि एमपी की सी से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट हैं। क्या ये डिसाइड करती है आरबीआई के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को? बिल्कुल सही। क्या ये 12 मेंबर कमेटी है? नहीं यार, अभी तो बताया 12 नहीं है, 6 मेंबर कमेटी है। क्या ये फंक्शन करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? नो, it functions under the chairmanship of the RBI governor. He is the ex officio chairman of this MPC committee. So this statement is only also wrong. तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? आपकी स्टेटमेंट 1 ठीक है। तो 2017 में हमारा अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आया होता तो हम अटेम्प्ट कर लेते। चलिए, यूपीएससी 2020 में क्या पूछती है? कितने आसान पूछ रही है ना, मतलब डू यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस? So now after answering question, do you feel confident कि एसआई में अगर कुछ ऐसा पूछा आरबीआई के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो आंसर कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे यार। यूपीएससी 2020 क्वेश्चन पूछती है कि अगर आरबीआई डिसाइड कर ले कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हमने रखनी है, अपनानी है, तो क्या मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू? क्या नहीं करेगी? नहीं, ठीक है, नहीं। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मतलब डोविश पॉलिसी, मतलब चीप मनी पॉलिसी, मतलब डिफ्लेशन को फाइट करने वाली पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करने वाली पॉलिसी, यही है ना, यही चीजें हैं ना, यही एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना। तो क्या नहीं करेगी? क्या कट एंड ऑप्टिमाइज करेगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? अगर कट करेगी तो आपका
आपका कट करेगी तो पैसा कंट्रैक्ट कर रही है ना, मनी सप्लाई कंट्रैक्ट कर रही है, नहीं। इंक्रीज करेगी क्या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, अगर इंक्रीज करेगी मार्जिनल स्टैंडिंग आपकी फैसिलिटीज तो इससे भी आपका पैसा कैसे, वो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। अगर बैंक रेट या रेपो रेट को कट कर देगी, वुड इट डू, मुझे लगता है कि वुड इट डू बेटर है इसमें, नॉट नहीं होगा, विच आर द फॉलोइंग वुड इट डू। तो कट एंड ऑप्टिमाइज अगर कर दे एसएलआर तो आपका इससे पैसा रुकेगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, एमएस डिक्रीज होगा, तो इससे इसको, ये तो कंट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। अगर बैंक रेट और रेपो रेट को ये कट कर दे, मतलब उसको ये डिक्रीज कर दे, यार ये 2 मिनट जस्ट अ मिनट, ये जस्ट अ मिनट, डू वी हैव द इरेजर, वेयर इज इट, 35, जस्ट अ मिनट, मैं बताती हूँ, ठीक है। लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इट्स सेइंग। आरबीआई डिसाइड करती है कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, कौन सी चीज वो नहीं करेगी। देखिए, अगर वो कट या ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो करेगी, मतलब एसएलआर को डिक्रीज कर देगी, तो इससे मनी सप्लाई एमएस इंक्रीज होगा, तो जो एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी के ये फेवर में जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसमें वो हो गया। अगर वो बैंक रेट एंड रेपो रेट को डिक्रीज कर देगी तो लेंडिंग कैपेसिटी बैंक्स की बढ़ जाएगी, उससे एमएस फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगर एमएस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। तो कौन सी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है? अगर आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इंक्रीज कर दो। अगर आप डिक्रीज कर दोगे, दैट विल गो इन द फेवर ऑफ एक्सपेंशनिस्ट। इससे कंट्रैक्शनरी इंक्रीज ऑफ एमएसएफ से आप मनी सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हो, और एक्सपेंशनिस्ट मनी पॉलिसी में आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यूपीएससी 2022 मतलब करंटली इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगी। मेरे दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, पैसा रोकना है, तो आरबीआई थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स खरीदेगी। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगी तो वो पैसा देगी, अगर वो पैसा देगी तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। वो याद आ रही है मेरी वो वाली, पैसा ही पैसा, तो पैसा ही पैसा, पैसा को रोकना है। तो अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी नहीं, बेचेगी, ठीक है, सेल करेगी, बाय नहीं करेगी, राइट। तो यहां पर इफ द रुपी, ओह सो सॉरी, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मुझे लगता है ज्यादा ही ये हो गया है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो गया। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगी? हाँ करेगी। देखिए मेरे दोस्तों, अगर अगर आरबीआई इज लाइकली, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इज आरबीआई लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? जस्ट अ मिनट। आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, तो डेफिनेटली वो पैसा देती है। तो अगर इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक कहा कि आरबीआई, ये स्टेटमेंट खराब है, मतलब ये दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इससे तो पैसा देंगे और आप लेंडिंग पावर बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट खराब है। अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रही है तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स, इसको हम अभी नहीं देखते। इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए, देखो इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बात नहीं की है, तो हम अभी जो समझने वाली बात है वो है कि 2022 में यूपीएससी ने जो पूछा है कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस से आरबीआई क्या करेगी, तो हमें पता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई सेल करती है, मतलब बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि बॉन्ड लो और पैसा दो, पैसा कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पर आरबीआई खरीदती है बॉन्ड कमर्शियल बैंक से और इंटरेस्ट के साथ पैसा देती है टू द कमर्शियल बैंक। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द ए बिल्कुल गलत है, ये 2 और 3 ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। यूपीएससी 2013 में पूछता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हुआ वो क्या है?
ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? आप जल्दी से बता दीजिए, क्या बोरोइंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम आरबीआई? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हमने क्या पढ़ा था? लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, या परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई? हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। इसमें हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल व्हाट दे विल डू, दे विल सेल बॉन्ड्स टू द कमर्शियल बैंक एंड स्ट्राइकिंग इकोनॉमी करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए इकोनॉमी के लिए, या डिफ्लेशन के लिए, दैट आरबीआई विल व्हाट दे विल बाय बॉन्ड्स and they will provide you money to the commercial banks so that the money supply is increased. So purchase and sale of government securities by the RBI, इसे हम कंसीडर करते हैं as a part of open market operations. नेक्स्ट 2015 में यूपीएससी पूछता है कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस से कंसीडर द फॉलोइंग रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या पब्लिक डेट, या रेवेन्यू। अच्छा, विद रेफरेंस टू, मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, और इनमें से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है? सो अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी जरूर पढ़ी है पर फिजिकल पॉलिसी नहीं पढ़ी। तो फिजिकल पॉलिसी में बता दो, ये जो पब्लिक डेट, ये पब्लिक से रिलेटेड जो होती है इसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोई सेंस नहीं बनती। बट इसमें से जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है वो आपका बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। ये आपके आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो 1 and 2 इज रिलेटेड टू योर मॉनेटरी पॉलिसी। सो विद दिस हमने आज इलैबोरेटिव कंसेप्ट डिस्कस किया रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ व्हाट आर द टूल्स दैट आरबीआई रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए एमपीसी और आरबीआई क्या क्या करती हैं। सो इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अदर कंसेप्ट्स जो है रिलेटेड टू द मनी एंड द बैंकिंग, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इजी है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इजी टू कॉम्प्रीहेंड है एंड नाउ यू गेट अ कैच ऑफ ये जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं इनसे जूझना कितना आसान आपके लिए। आई जस्ट होप ये इजी हो गया होगा। सो टेक केयर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।